परदादा की संपत्ति हो, दादा की संपत्ति हो, पिता की संपत्ति हो, माँ की संपत्ति हो, भाई की संपत्ति हो या फिर चाचा की संपत्ति हो, अगर आपके दादा परदादा के नाम से संपत्ति है और दादा परदादा के वंश वृक्ष में से आप आते हो तो आपकी संपत्ति लेगा कौन? आप क्यों खामखा डरते रहते हो कि मेरी संपत्ति को वो नहीं देता है, हम कैसे अपने ज़मीन से अपने नाम कराएं, हमको ज़मीन वो देने की कोशिश नहीं करता है, ना तो हम उसे ले पाते हैं क्योंकि वो दबंग हैं। तो आपके राइट को कोई नहीं छीन सकता। भाई आप हिंदू सक्सेशन एक्ट को क्यों इग्नोर कर रहे हो? वंश वृक्ष को फॉलो करो, जेनेलॉजिकल ट्री। भाई पेड़ देखे हो ना, बहुत सारे तने होते हैं। वैसे ही अगर परदादा अगर पेड़ है तो आप लोग उसके तने हो, उस चीज़ को याद रख लेना। और पेड़ का जो तना होता है बिना पेड़ का वो आधा नहीं है, इसलिए हमेशा याद रखना जेनेलॉजिकल ट्री अगर आपके पास है और अगर दादा परदादा की संपत्ति है ना तो आपकी ज़मीन को आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्लासिफाइड किया गया है लीगल ईयर्स को, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फुल ब्लड रिलेशनशिप, हाफ ब्लड रिलेशनशिप। ये जो क्लासिफिकेशन है ना, यही आपके अधिकार को दिलाएगा। अगर आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ जाओगे तो आपको आपकी संपत्ति से कोई भी वंचित नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो कि अगर दादा परदादा की संपत्ति है तो वो संपत्ति आपकी है। अगर आपका हिस्सा बनता है, कोई भी व्यक्ति अगर गलत तरीके से ही क्यों ना बेच दे तो भी आप उस संपत्ति को रिकवर कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी कुछ कानूनी व्यवस्थाएं हैं। आप अगर उस व्यवस्थाओं का उल्लंघन करोगे तो आप अपनी संपत्ति को प्राप्त नहीं कर सकोगे। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि जेनेलॉजिकल ट्री कहती क्या है, क्या आपको वहां पे हिस्सा मिलता है या फिर नहीं मिलता। अगर आपको हिस्सा मिल रहा है तो आप अपनी लड़ाई खुद लड़ना सीख लो, और जब तक लड़ाई लड़ोगे नहीं तब तक आप उस ज़मीन को प्राप्त नहीं कर सकोगे, क्योंकि यहाँ दबंगी काफ़ी चलती है ज़मीन के मामले में। आपके चाचा जी जो है ना वही आपकी ज़मीन को दबा के बेच देंगे, आपके जो भाई साहब हैं वही आपकी ज़मीन को दबा के बेच देंगे। ताऊ हो, चाचा हो, काका हो, कोई भी है, ज़मीन का और पैसे के मामले में सभी लोभी होते हैं। वो आपकी ज़मीन पर कब्जा भी करेंगे। बाहर रहते हो ना, अगर कभी ज़मीन को देखभाल करने के लिए नहीं आते हो ना, कब्जा करके बेच भी देंगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो समय रहते कुछ काम कर लो, आपके लिए अच्छा होगा, ज़मीन भी बचा पाओगे। अब उसके लिए करना क्या है, इस चीज़ को भी ध्यान दे लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी संपत्ति को किसी ने बेच दिया है तो सबसे पहले विद इन 3 ईयर्स, विद इन 3 ईयर लिमिटेशन एक्ट, उसके अंतर्गत ही आपको एक न्यायालय में शूट दाखिल करना पड़ेगा कि आपकी संपत्ति को जबरन कब्जा करके मेरे चाचा ने बेच दिया या फिर मेरे भाई ने बेच दिया। मेरा भी उसमें लीगल राइट था, लेकिन उसको उन लोगों ने जबरदस्ती बेच दिया है। विद इन 3 ईयर्स करोगे, आपको काउज ऑफ एक्शन बनाना पड़ता है किसी भी केस को बनाने के लिए। तो आपको ये बनाना पड़ेगा कि 3 साल के दरमियान आपने वो केस दायर किया है कि उस ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई है, उसको बेच दिया गया है। जब हमको ये नॉलेज हुआ कि इसकी रजिस्ट्री इतने तारीख को हो गई तो आप जाके न्यायालय में केस फाइल किए हो। अगर आप इस चीज़ में फेल्यूर हो जाओगे तो लिमिटेशन एक्ट से बाढ़ कर दिए जाओगे और आपको ज़मीन वो हासिल नहीं होगी। इसलिए समय रहते ही सतर्क हो जाओ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे चाचा जी, मेरे दादा की संपत्ति दबा के रख लिए हैं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, थोड़ा प्रे कर लेते हैं कि नहीं आप जो संपत्ति किसी न किसी रूप में हमको दे ही देंगे, थोड़ा मर्सी कर देंगे, तो उस आस में बिल्कुल भी मत बैठो। सबसे पहले आप इस चीज़ को देखो, आपकी जेनेलॉजिकल ट्री क्या कहती है। जेनेलॉजिकल ट्री में आपको बहुत सारे अधिकार मिलते हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। इसमें फुल ब्लड रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, हाफ ब्लड रिलेशनशिप का डिस्क्रिप्शन दिया गया है, फर्स्ट क्लास लीगल ईयर का डिस्क्रिप्शन है, सेकंड क्लास लीगल ईयर और थर्ड क्लास लीगल ईयर का। थोड़ा मैं समझा भी देता हूँ कि आखिर जेनेलॉजिकल ट्री आपको कहती क्या है। जेनेलॉजिकल ट्री में फर्स्ट क्लास के जो लीगल ईयर्स हैं वह बहुत क्लासिफाइड हैं। उसमें बताया गया है कि पत्नी है, बेटे हैं, बेटियां हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, आपकी जो पत्नी है, तो वो भी फर्स्ट क्लास लीगल ईयर में आएंगी। तो इस चीज़ का डिफिनेशन जान लो, फुल ब्लड रिलेशनशिप और हाफ ब्लड रिलेशनशिप का रिलेशनशिप जानो, जो नियरेस्ट ब्लड रिलेशनशिप है उसको भी जान लो। मान लो आपके चाचा जी हैं, उनकी मृत्यु हो गई है और वो उन्होंने जीवन में कभी शादी नहीं करी है, तो लीगल ईयर्स हैं उनके कोई है ही नहीं, और उनकी जो संपत्ति है एज इट इज पड़ी हुई है, तो उसमें अधिकार किसका है। तो सबसे पहले आप जान लो, अगर आपके पिता 3 भाई हैं और 3 भाइयों में से 2 भाइयों की पूर्व में ही मृत्यु हो गई है, यानी जो व्यक्ति नावल्द मरा है उससे पहले ही एक भाई की मृत्यु हो गई है, लेकिन उस भाई में बाल बच्चे हैं,
तो उस संपत्ति का अधिकारी कौन होगा? उस संपत्ति का अधिकारी आप होगे। क्यों? क्योंकि आपके चाचा से पहले ही उस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके लीगल ईयर आपकी संपत्ति पर दावा नहीं कर सकते हैं। उसके साथ रीजन यही है कि ये जो जब भी संपत्ति जाएगी वो फुल ब्लड रिलेशनशिप में जाएगी। इस चीज का भी याद रखना है। यानी जो भाई अभी जिंदा है उसके ही संपत्ति में वो जाएगी। जो भाई जिंदा है उसके उस पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ट्रांसफर होने का भी एक प्रक्रिया है। अगर किसी भाई की नाबालिग मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके पिता में चले जाती है, यानी दादा में, और दादा से फिर जो फुल ब्लड रिलेशनशिप वाले जो भाई हैं जो जिंदा है उसमें वो प्रॉपर्टी आ जाती है और उसके लीगल ईयर जो है वो हाफ ब्लड रिलेशनशिप में आते हैं। यानी आपके पिता की मृत्यु भी अगर हो गई है बाद में तो आप ही सबसे नजदीकी उनके वंशज हैं, आपको भी प्रॉपर्टी मिलेगी। तो ऐसा क्लेरिफिकेशन किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में। तो ऐसी सब चीजों को भी ध्यान रखते हुए आपको उस चीज को जानना चाहिए कि आप लीगली इंटाइटल हो कि नहीं हो। अगर आप लीगली इंटाइटल हो तो विद इन पीरियड आप अपनी जमीन को हासिल कर सकते हो, नहीं तो आप हासिल नहीं कर सकोगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मेरी जमीन है, वो जबरदस्ती मेरी जमीन पर दावी ठोक रहे हैं, तो आपको छोटे छोटे मामले आपको न्यायालय में दाखिल कर ही लेना चाहिए। एसडीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ उसको आपको दाखिल कर लेना चाहिए ताकि आपको अगर टाइटल सूट में जाने का मौका मिले तो काउज ऑफ एक्शन बन सके। उसके बिना आप टाइटल सूट नहीं लड़ सकोगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि एसडीओ साहब के ही हम यहाँ मामला मेरा सलट जाए तो एसडीओ साहब भी आपका काम करके दे सकते हैं और आपकी जमीन आपके नाम करा सकते हैं। इसके लिए वो सीओ साहब को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजेंगे और सीओ साहब कोई कर्मचारी को भेज के या खुद सर्किल ऑफिसर जाएंगे और वहां डिमार्केशन करके आपके प्रॉपर्टी आपके नाम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको वंशावली लेके एसडीओ साहब के पास जाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि हमारी संपत्ति है और उस संपत्ति पर जबरन जो हमारे चाचा दादा मेरे पिता की संपत्ति पर उन्होंने दावा कर रखा है और हमारी संपत्ति से हमको वंचित कर दिया, वो संपत्ति हमको नहीं देना चाहते हैं। तो जेनेलॉजिकल टेबल के साथ जाओ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओ, जो जमीन से रिलेटेड जो दस्तावेज हैं आपके पास अगर उपलब्ध हैं तो आप उसको लेके जरूर जाओ। अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप रजिस्ट्री ऑफिस से जाके निकाल लो। अगर आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपका जमीन का डॉक्यूमेंटेशन कैसे प्राप्त होगा क्योंकि आपके पास है ही नहीं, चाचा आपको देना नहीं चाहते, दादा नहीं देना चाहते हैं, तो बहुत इजी है यार। सबसे पहली बात है कि हर स्टेट में आप सब भूमि की साइट होती है। बिहार में biharbhumi.gov.in है, झारखंड में झार भूमि है। वैसे हर स्टेट में अलग अलग भूमि साइट है। आपके एरिया में जो भी संपत्ति है आप उस एरिया वाइज जाके आप संपत्ति को खोज सकते हो। आपको ये तो पता ही होगा कि किसके नाम से संपत्ति खरीदी गई है। नाम ढूंढो, आपको रेफरेंस मिल जाएगा। रेफरेंस के तौर पर आप रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ या फिर किसी तहसीलदार के ऑफिस में जाओ, वहां पे भी आपको अगर वो दाखिल करोगे तो आपको रेफरेंस के थ्रू वो मिल जाएगा। रजिस्ट्री ऑफिस में जाके आप सर्टिफाइड कॉपी उठा सकते हो, आराम से वो आप सब चीजें कर सकते हो। उसके आधार पर अपनी जमीन को अपने नाम करा सकते हो। तो इस चीज को ध्यान रखे रहना कि अगर आपकी संपत्ति किसी ने बेच दी है ना तो विद इन टाइम ही आप अपने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस को फाइल कर सकते हो। अगर आपका बियॉन्ड टाइम हो जाएगा तो आपके सूट को खारिज कर दिया जा सकता है। इस चीज को ध्यान रखे रहना, तभी आप अपनी संपत्ति को हासिल कर सकते हो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते हुए दोस्तों के साथ शेयर कर देना। नित्य प्रतिदिन वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल पर बने रहना। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।